गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकबर के बारे में। एक्चुअली क्या है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, बच्चों को पढ़ा चुके हैं। बच्चों ने कहा कि सर इसको आप थोड़ा वीडियो के माध्यम से बता देंगे, जो बच्चे एब्सेंट थे वो अपना कवर कर लेंगे। तो इतना तो मैं समझा चुका था, वो बाद में मैं जस्ट और बता देता हूँ वीडियो के थ्रू कि हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर में गाइस देखिए क्या क्या पॉइंट रहते हैं, वो यहाँ पर मैं अंडरस्टूड कर देता हूँ। वेल इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम्स के पर्पज से। इससे पीछे वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आपका बाबर का बनाया है, हुमायूं का बनाया है, शेरशाह सूरी का भी मैंने डाल दिया है। और आज हम बात करें अकबर का। अकबर का थोड़ा पार्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिएगा। आगे की कहानी मैंने यहाँ बताई थी, लेकिन अब मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से और दोबारा पेशकश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अकबर पे चर्चा चल रही थी गाइस। अकबर के गुरु थे हरिविजय सूरी। पूछा जाता है कि अकबर के एक जैन गुरु कौन से थे, तो जैन गुरु का नाम क्या है? हरिविजय सूरी। ये हम बता चुके हैं पहले, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। जैन गुरु है ये, जैन गुरु हरिविजय सूरी। कई बार पूछा जाता है कि बताइए जैन गुरु कौन से थे, तो हरिविजय सूरी। अकबर के स्वयं के एक गुरु थे शेख सलीम चिश्ती। हम सुना होगा, मैं पिछली वीडियो में बताया था। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के धार्मिक गुरु थे गाइस। ठीक है, अकबर के धार्मिक गुरु अलग हैं और जैन गुरु अलग हैं। ये अपने अलग अलग धार्मिक गुरुओं से शिक्षा व्यवस्था लिया करता था। मतलब पढ़ा लिखा तो नहीं था, अनपढ़ था, ये तो पता है सबको, लेकिन फिर भी क्या ज्ञान लिया करता था, ये पॉइंट याद रखना। इसलिए अकबर ने इनको काली सरस्वती की उपाधि दी। ये टाइटल है गाइस। और काली सरस्वती की उपाधि कौन प्रदान करता है? अकबर। किनको? हरिविजय सैन सूरी को। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला इनका 9 जेम्स। 9 जेम्स होते हैं नवरत्न, वो मैं यहाँ समझा चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो 9 जेम्स है। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला बीरबल था। ये दीन ए इलाही याद रखना, ये शुरुआत की थी 1583 में। ठीक है, दीन ए इलाही 1582 में। ठीक है, 1582 में दीन ए इलाही आया था और इसको स्वीकार करने वाला पहला आता है बीरबल। बीरबल जो है ये महेश दास होता है इसके बचपन का नाम, मैं बता दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। मेन गायक कौन कौन से हैं अकबर के समय पर? प्रमुख गायक कौन कौन से थे, ये कई बार क्वेश्चन बनता है। तो तानसेन प्रमुख गायक थे, बाज बहादुर भी प्रमुख गायक था, और बाबा रामदास, साथ में बैजू बावरा। कई बार पूछा जाता है बैजू बावरा का, तो बैजू बावरा और तानसेन तो इंपोर्टेंट रहते ही कि क्या काम करते थे अकबर के समय पर। तो अकबर के समय पर ये गायककार थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। तो तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर और बाबा रामदास, याद रखना है। अकबर की इच्छा के अनुसार, मतलब अकबर चाहता था कि कुछ ग्रंथों का अनुवाद हो, तो कुछ ग्रंथों का अनुवाद अकबर ने करवाया था। जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूं से रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। वेरी इंपोर्टेंट पार्ट रहता है कि अब्दुल कादिर बदायूं से मतलब रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था अकबर ने, याद रखना है। फिर अबुल फजल से ही अकबरनामा की रचना कराई फारसी में, याद रखना। अबुल फजल से ही अकबरनामा की क्या कराई रचना कराई फारसी में। अबुल फजल भी क्या है? पोइट था, जिसने अकबरनामा के साथ साथ आईने अकबरी की भी रचना की थी। अगर मैं लिखूं तो आईने अकबरी भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे आइन ए अकबरी की भी रचना करी, किसने करी आप बता सकते हैं? अबुल फजल ने करी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा का भी फारसी में अनुवाद कराया था। मैं यहाँ फारसी में सिर्फ इसी का किया, आईने अकबरी का नहीं किया। आईने अकबरी में कई सारे पार्ट में बांट दिया था अकबर के काल को, अकबर के पूरी तरह से साम्राज्य को। तो मैं अकबर के साम्राज्य का विस्तार के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ओके गाइस, अब मैं बात कर रहा हूँ 9 जेम्स की, जिसे हम कहते हैं नवरत्न। तो नवरत्न हम इसको यहाँ बोलते हैं नवरत्न। हिंदी मीडियम में कई बच्चे नहीं जानते 9 जेम्स का है नवरत्न। नवरत्न में 9 रत्न थे। पहला था बीरबल, दूसरा था अबुल फजल, तीसरा मानसिंह, चौथा तानसेन, 5th फैजी, 6th टोडरमल एंड 7th मुल्ला दो प्याजल, 8th हकीम एंड 9th अब्दुल रहीम खान खाना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में कि बैरम खान का पुत्र था, और 1560 में बैरम खान की डेथ हो जाती है। इसके बाद बैरम खान की पत्नी से सलीमा बेगम से अकबर जो है शादी कर लेता है। इतनी बड़ी बूढ़ी माँ समान होती है, वो शादी कर लेता है। उसी का पुत्र होता है कौन सा?
अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको ये अकबर जो है नवरत्न में शामिल कर लेता है। और फारसी मतलब कि ज्ञाता होते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इस बात को याद कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब 9 जेम्स तो ये हो गए, बीरबल, अबुल फजल, मान सिंह, फैजी, तानसेन, सब मुल्ला दो प्याजे, है ना। ये किस किस में महारथी थे। अब जैसे बीरबल को हमने जो लिखा है महेश दास, लिखा हुआ आपको महेश दास है। और महेश दास को किसकी उपाधि दी थी, कविराज, क्योंकि कविराज थे अकबर के। महेश दास इनका बचपन का नाम था। और बीरबल ऐसे थे, सलाहकार थे, अकबर के ज़्यादा ही एडवाइजर रहते थे, सलाहकार, ज़्यादा ही क्लोज में रहते थे, हमेशा किसी न किसी केस में ये सलाह देने का काम करते थे। मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज में अगर अकबर के रहते हैं तो वो रहते हैं बीरबल। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीरबल मुगल एम्पायर में। हर दुविधा से, हर समस्या परेशानी से निकालने का काम करते थे बीरबल। लेकिन बीरबल को अकबर ने एक अभियान पे भेज दिया था, अफगान में भेज दिया था। उनको तलवार चलाना नहीं आती थी, एडवाइजर थे, सिर्फ बातों से ही वो सब कुछ करते थे। लेकिन अफगान में भेजने पर उनको तलवारबाजी नहीं आई और यूसुफ जई ने उनकी हत्या कर दी। यहाँ पे लिखा है यूसुफ जाई कबीले ने उनकी हत्या कर दी थी। यूसुफ जाई कबीले ने बीरबल की हत्या कर दी। बीरबल को इसलिए थोड़ा मैंने बता दिया है, कविराज की उपाधि थी, बचपन का नाम महेश दास था और अकबर के बेस्ट सलाहकार में 1 नंबर के थे, हमेशा साथ रहते थे, क्लोज रहते थे। और अफगानिस्तान में उनको भेजकर अकबर ने बहुत बड़ी गलती करी, जिससे उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। इससे काफ़ी मतलब परेशान हुआ अकबर और ऐसा लगा कि उसका एक पैर कट गया हो, एक हाथ कट गया हो, इस तरह से अपने आप को अपंग समझने लगा। बाकी अब्दुल फजल ने मैंने बताया था, अब्दुल फजल ने अकबरनामा आईने अकबरी रची। ये भी एक तरह से क्या था, साहित्यकार था, लिटरेचर था, ये भी एक साहित्यकार था, याद रखना, लिटरेचर लिखा करता था, ठीक है। तानसेन का नाम बचपन का रामतनु था, लिखा है मैंने रामतनु, याद रखना, रामतनु तानसेन का बचपन का नाम है। तानसेन गायक होता था, मैंने कहा तानसेन गायक। फैजी अब्दुल फजल का भाई का नाम है फैजी, याद रखना। टोडरमल क्या करता था, मुगल में दीवान का काम करता था, दहशत पद्धति देखा करता था और साथ में राजस्व विभाग का चीफ भी था। राजस्व विभाग का चीफ हुआ करता था कौन, टोडरमल, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी संभालता था टोडरमल। पूछा जाता है, जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ऐसे ही मुगल दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल रहा करते थे, याद रखना। मान सिंह जो है भगवान दास के पुत्र थे, भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह जो है, ठीक है। और भगवान दास की ही पुत्री थी हरकाबाई जोधा, जिससे शादी करते हैं कौन, अकबर जो है। और सबसे बड़ा मनसब इसी को देते हैं, याद रखना। सबसे ज़्यादा मनसब, सबसे बड़ा कहते हैं, सबसे बड़ा मनसब 7,000 का होता था, तो इसी को दिया गया था सबसे बड़ा मनसब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सबसे बड़ा मनसब मान सिंह को दिया था और सेनापति बना दिया गया था। मनसब देकर सेनापति थे ये मुगल आर्मी में, याद रखना, साले थे कह सकते हैं अकबर के। और सबसे बड़ा मनसब भी प्रदान किया। मनसब होता है जात और सवार, एक पद होता है, 7,000 का पद दिया था सेनापति के रूप में। और मान सिंह जो अकबर के साले के रूप में माने जाते हैं। भगवान दास के पुत्र थे और भगवान दास जो है भारमल के पुत्र थे। अगर इनकी बात करें तो ये भारमल के पुत्र थे। मैं सारी कहानी बताऊंगा जब मैं अकबर के राज्य के विस्तार के बारे में चर्चा करूंगा, तो वहां पर भी डिस्कस करूंगा कि भारमल कहाँ के राजा थे, आमेर के थे। लिखना मैं यही लिख देता हूँ, आमेर के राजा थे, ठीक है। एक राजपूत राजा थे जिन्होंने अपनी सियासत को मतलब झुका लिया, अकबर के सामने कंप्रोमाइज़ कर लिया और अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ कर देते हैं। तो बहुत लंबी कहानी बताएंगे इसके बारे में ही, ठीक है। मुल्ला दो प्याजे ये अफगान का था और बुद्धिमान और तार्किक था, मतलब विजडम और लॉजिकल का बात करता था। मुल्ला दो प्याजे याद रखना है। हकीम ये रसोई घर का मैनेजर हुआ करता था, रसोई घर, किचन का मैनेजर, मतलब सब कुछ जो खाना पकाना बनाना सब कुछ का उसका मैनेजमेंट कौन देखता था, हकीम देखा करता था। अब्दुल रहीम खान खाने खाना वो साहित्यकार था, लिटरेचर था। इसके इसके बाप का नाम बैरम खां और माँ का नाम सलीमा बेगम, जो हम चर्चा कर चुके हैं कि बैरम खां की हत्या हुई थी 1560 में। उनके बेटे
जो है खाने खाना, अब्दुर्रहीम खाने खाना, फारसी के बहुत ही जानकार और कई सारी तुर्की किताबों का फारसी में अनुवाद भी इन्होंने किया और अकबर ने उनको नवरत्न में भी जगह दी। तो ये बात हो जाती है नवरत्न से संबंधित, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे साम्राज्य विस्तार की। तो मैं ये यहाँ से हटाकर अकबर के साम्राज्य के विस्तार की चर्चा करूँगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि समझने में नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। अगर जल्दी खत्म करना है तो 1.5 की स्पीड से भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ बात करूँगा साम्राज्य की, साम्राज्य विस्तार की। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं साम्राज्य विस्तार की। इम्पोर्टेंट रोल लेते हैं अकबर का। यहाँ अकबर का रोल बहुत ही ज़्यादा है हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुगल एम्पायर में सबसे ग्रेट जो रूलर कहा गया है वो हम अकबर को मानते हैं। तो साम्राज्य विस्तार पर अब हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार ये बहुत ही कंटेंट अच्छा रहेगा सारे एग्जाम्स के लेकर, छोटे से लेकर बड़े तक। हम लोग एक एम्पायर की बात करते हैं कि अपना एम्पायर कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड किया अकबर ने। देखिए यहाँ पर हम मेन चीज़ें बात करेंगे कैंपेन के बारे में, कहाँ कहाँ कैंपेन किए, मतलब अभियान किए, कहाँ कहाँ अभियान किए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे गाइस, ठीक है। पहला अभियान होता है हमारा मालवा के ऊपर, याद रखना है ना, मालवा के ऊपर करते हैं। कब करते हैं? 1561 में। अब यहाँ मालवा का राजा होता है, जो रूलर होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना ना समझ में आए, ठीक है। यहाँ का होता है बाज बहादुर। कौन होता है? बाज बहादुर। याद रखना, बाज बहादुर को हराया जाता है, मतलब ये हार जाता है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है मालवा का राजा बाज बहादुर। मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इतना आप याद करते चलिए ना, बाकी ज़्यादा मैं स्टोरी हम मेंशन नहीं कर रहा, बस पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। दूसरा आता है आमेर का। अभी हमने जस्ट आमेर की बात की थी। आमेर 1562 में। ये सारे कैंपेन हैं, याद रखना, इंपोर्टेंट रहते हैं, अभियान हैं। इन अभियानों के तहत अकबर ने पूरी तरह से, भारत ने पूरे विश्व में डंका बजा दिया था और मुगल एम्पायर को पूरे भारत देश में फैला दिया था। कई सारी चीज़ों को अपडेट करते हुए मुगल एम्पायर को बहुत लंबी कहानी तक पहुंचाया अकबर ने। और यहाँ पर आमेर का जो राजा था, रूलर जो था, वो था आपका राजपूत राजा भारमल। और भारमल ने भी अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब इसने भी, ये भी सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट बन गया। किसका बन गया? अकबर का। अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन? राजा भारमल। और भारमल अपनी बेटी की शादी, अब देखो यहाँ हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं, डॉटर, और उनकी डॉटर होती है जोधा, इसे हरका बाई भी बोल सकते हैं। जोधा इनकी बेटी होती है। भारमल के जो पुत्र होते हैं सन, वो हैं भगवान दास। क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं सारे, जिनको तैयारी करनी है वो अपना वीडियो अच्छी तरह से देखें, समझें क्या बता रहा हूँ। भगवान दास का पुत्र होता है मानसिंह। ये मानसिंह की बात चली थी, जो नवरत्न में शामिल कर लिया गया था और सबसे बड़ा मनसब दिया था मानसिंह को। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट क्या है, साला लगा यहाँ पर, तो इसका भाई था ये, ब्रदर। इस तरह से मैंने रिलेशन भी बता दिया है। जोधा का भाई मानसिंह, जोधा ने शादी कर ली अकबर से, क्योंकि भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। तो अकबर ने जोधा से रिश्ता बना लिया, लेकिन जोधा उम्र भर हिंदू ही बनी रही, एक ऐसी महिला जिसने कभी इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया। और इसमें भी अकबर की रजामंदी थी, इसलिए किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती अकबर ने भी नहीं की। इसी के ऊपर एक एपिसोड बना है जोधा अकबर का, ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं। बहुत लंबी कहानी है जोधा अकबर की, लेकिन मैं तो बस यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहा हूँ। जो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये मालवा हो गया, आमेर हो गया, एक है गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय, यहाँ भी पताका फहराया। कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, गोंडवाना विजय किसके उपलक्ष्य में हुई, तो आप बता सकते हैं कब हुई?
1564 में। और यहाँ की एक रानी थी, रानी दुर्गावती, काफ़ी महान थी, लेकिन रानी दुर्गावती इस युद्ध में हार जाती है। गोंडवाना विजय में, याद रखना। गोंडवाना भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक स्टैटिक रूप में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं गोंडवाना कहाँ है, आमेर कहाँ है और मालवा कहाँ है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ सारे। आमेर राजस्थान, मालवा MP और गोंडवाना MP। गोंडवाना विजय 1564 में होती है, याद रखना है। रानी दुर्गावती यहाँ पर कमान संभालती है अकबर के खिलाफ, लेकिन फाइनली रानी दुर्गावती हार जाती है। मैंने क्रॉस लगा दिया हारने का, याद रखना है, हार जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आगे अभियान, 4th है राणा उदय सिंह के साथ होता है मेवाड़ जो कैंपेन होता है, मेवाड़ विजय भी करता है अकबर। ये मेन विजय दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। मेवाड़ विजय 1572 में अकबर जो है अपने नाम कर लेता है, और मेवाड़ का जो रूलर होता है, राजपूत रूलर उदय सिंह होता है, याद रखना। उदय सिंह भी इस अभियान में हार जाते हैं, अकबर के साथ अभियान होता है और उदय सिंह जंगल की तरफ भाग जाते हैं, और ये भी लड़ाई किसके फेवर में चली जाती है? अकबर के फेवर में चली जाती है। मेवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है आज भी, वो मेवाड़ हासिल कर लिया। रूलर था उदय सिंह इसका पिता थे महाराणा प्रताप। आगे की लड़ाई महाराणा प्रताप के साथ होती है, जो सभी बच्चे जानते हैं, जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। ऐसे एक नींव पड़ती चली जाती है, अकबर का भारत में छाप एक इंटरनेशनल लेवल पर चलती चली जाती है और एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। देखते हैं, देखिए अगर मैं बात यहाँ डिस्कस करूँ, मालवा से लेकर असीरगढ़ तक क्या करता है? अभियान चलाता है। अब देख लीजिए आप, मालवा से लेकर असीरगढ़ तक अभियान चलाता रहता है कौन? अकबर जो है। उसके बाद गुजरात विजय भी करता है। यहाँ पर गुजरात विजय भी होती है, और गुजरात विजय के चक्कर में बुलंद दरवाजा बन जाता है। देख लीजिए आप, 1571-72 में इंपोर्टेंट रहता है यहाँ पर काम, याद रखना है। गुजरात विजय होती है, और गुजरात विजय में भी एक खान होते हैं, खान, उनको हरा दिया जाता है और यहाँ पर विजय हासिल कर लेता है। और इसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट रहते हैं, याद रखना है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। फतेहपुर सीकरी में बनाया गया, लेकिन नींव रखी गई, लेकिन बनाया कब गया? फाइनल अगर बात करें, इतने साल लग गए बनने में, इस बुलंद दरवाजे बनने में इतने साल लग गए। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या किया था? छोटी सी बात कर रहा हूँ, आगरा से राजधानी, आगरा टू फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर कर दिया था। फतेहपुर सीकरी, आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट रहते हैं, गड़बड़ मत करना किसी प्रकार के, पॉइंट टू पॉइंट देखते रहना, लिखते रहना, समझ में न आए, क्योंकि पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ज़रूर होगा। हम सब पढ़ाई के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, हमें पढ़ना है, आगे निकलना है किसी भी कीमत पर, याद रखना है। आगरा पहले राजधानी थी अकबर की, लेकिन बाद में फतेहपुर सीकरी बना देता है। फतेहपुर सीकरी क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पर कितनी कुटिया होती है? सलीम चिश्ती की। मैंने बताया था धार्मिक गुरु थे सलीम चिश्ती, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं सारे पॉइंट यहाँ कवर कर रहा हूँ। आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है, नोट करें अलग से, ठीक है। वही फतेहपुर सीकरी की बात करिए, वहीं पर ये बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। 6 जो पॉइंट है जो वेरी इंपोर्टेंट तो सारा है ही है, लेकिन और ज़्यादा हाईलाइटेड है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ, क्योंकि बच्चे सब इसी से परिचित हैं, बाकी नहीं पता कि और भी युद्ध होते हैं अकबर के, और भी अभियान होते हैं, कहाँ कहाँ करता है, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी अब ये होता है 1576। अब देखिए इसी का बेटा होता है, उदय सिंह का बेटा होता है, इनका बेटा सन है, इनका सन महाराणा प्रताप, एक ऐसे जाबाज जो कभी झुके नहीं, महाराणा प्रताप। कई इतिहास में महाराणा प्रताप को हारता हुआ दिखाया गया है कि मुगलों की विजय हो गई, लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं
कि इसमें हार जीत का पता ही नहीं चला, कौन हारा कौन जीता। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने मुगलों की विजय यहाँ पर बता दी है। इसलिए एनसीईआरटी के मुताबिक मैं मुगलों की विजय यहाँ बता रहा हूँ, जो लिखा है वही बताना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे मुगलों की विजय हुई थी, यहाँ लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अकबर यहाँ पर जीत गया था। अकबर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मुगलों की विजय हो गई। महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार जाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता है चेतक, और हाथी का नाम, ये घोड़े का नाम था, याद रखना, पूछा जाता है घोड़े का नाम क्या था। ये घोड़े का नाम चेतक और यहाँ हाथी का नाम होता है राम प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज भी इनकी माँ मूर्ति बनी हुई है, याद रखना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में तो महाराणा प्रताप चेतक एक्सप्रेस भी चलती, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नाम देख लीजिए आप। और राम प्रसाद, चेतक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में घायल हो गए थे, तब महाराणा प्रताप ने चेतक को बुलाया और चेतक मुगल आर्मी को क्रॉस करते हुए किसको उठा के ले गया, महाराणा प्रताप को। और एक 22 फीट बहुत चौड़ी खाई को महाराणा प्रताप का घोड़ा क्रॉस कर देता है और पूरी आर्मी के घोड़े वहीं रह जाते, वो क्रॉस नहीं कर पाते। फाइनली महाराणा प्रताप का घोड़ा उनको बिठाकर क्रॉस करता है। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि चेतक भी बहुत घायल हो गया था, इसलिए जैसी जंग मारता है वहीं पर चेतक की डेथ हो जाती है और महाराणा प्रताप को जिंदा, मतलब एक तरह से इस युद्ध में रहना पड़ता है। फाइनली महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वो मैं लिख देता हूँ, इस समय तो नहीं होती है, 1597 में मृत्यु होती है महाराणा प्रताप की लाइफ से, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की तरफ से ये विजय पताका लहराती चली गई। और आगे में ऐसे बहुत सारे 7-8 और अभियान जहाँ जहाँ अकबर ने पताका फहराई, जैसे सिंध, वैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिंध, कश्मीर, अफगान, उड़ीसा, दक्षिण भारत, हर जगह अफगान, हर जगह पर अकबर का इतना बड़ा रोल प्ले होता है कि अकबर एक तरह से द ग्रेट अकबर के नाम से मशहूर रहता है मुगल एम्पायर में। अकबर के सामने किसी का टिक पाना मुश्किल हो गया था। अकबर को कोई लोग गलत कहता है, कोई लोग सही कहता है, लेकिन तरीके से देखा जाए वैश्य खानाओं में रहा था अकबर, जो है 1560 से लेकर 62 तक 63 तक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उसकी चीफ कौन थी, महाम अंगा थी। ऊपर से अकबर ने यहाँ पर प्रेशर डाल के राजपूत महिलाओं के साथ संबंध बनाए और राजपूत महिलाओं के साथ शादियाँ भी की। साथ में यहाँ पर एक जो माँ समान थी सलीमा बेगम, जो बैरम खान की पत्नी थी, उनके साथ भी संबंध बनाए और उनके साथ भी विवाह किया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एक धब्बा लग गया है कि इस तरह से अकबर को नहीं करना चाहिए था, लेकिन विस्तार करना था, साम्राज्य को विस्तार करना था, नाम कमाना था, इसलिए ये करता चला गया। अब यहाँ लास्ट जो अभियान है, लास्ट जो कैंपेन है, लास्ट कैंपेन में यहाँ बता देता हूँ आपको। लास्ट कैंपेन है आपका 1601 में करता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है, असीरगढ़ की विजय। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। असीरगढ़ की विजय होती है, ठीक है, विक्ट्री एट द रेट असीरगढ़। 1601 में असीरगढ़ को भी जीत लेता है। ये लास्ट कैंपेन रहता है अकबर का, और असीरगढ़ को भी अपने कब्जे में कर लेता है। इस तरह से कैंपेन भी मैंने यहाँ बता दिए, युद्ध अभियान सब अकबर के अचीवमेंट भी बता दिए। पहले वीडियो में अचीवमेंट मैंने बहुत बताए हैं, अकबर का 2 वीडियो हो जाएंगे, सारा मैंने यहाँ कवर कर दिया है। अकबर के मैंने 9 जेम से बता दिए, 9 जेम के मैंने जो छोटे छोटे काम थे वो भी बता दिया, किताब पुस्तकें भी बताई। अकबर अनपढ़ था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, और अकबर जो है उसके नाना के नाम से पढ़ा था, ठीक है, अकबर उसके नाना के नाम पर पढ़ा था। तो अकबर जो है एक ग्रेट रूलर कह सकते हैं। और जब वो समय आप देख लीजिए 1556 से लेकर 1605 तक इसका समय रहता है, और लगभग आप लगा सकते हैं 56 से 1605 तक लगभग 49 साल तक इसका कार्यकाल रहता है मुगल एम्पायर में। ग्रेट अचीवमेंट रहता है अकबर का, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अकबर के मैंने चित्रकार भी बता दिए थे, बसावंत ये चित्रकार हैं, अगर नाम बताना चाहो तो यहाँ लिख लेना, पूछा जाता है चित्रकार का नाम बताइए, तो दसावंत
और बसावंत चित्रकार है, क्योंकि चित्रकला डिपार्टमेंट भी अकबर ने बनवाया था 1574 में, याद रखना है। 1575 में मनसबदारी प्रथा भी चलाई थी। ये सब पॉइंट में पिछली वीडियो में बताए हैं, आप देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट रहेंगे। तो बसावंत सबसे बेस्ट चित्रकार होता था इसका बसावंत। इसे हम बेस्ट चित्रकार कह सकते हैं। बेस्ट पेंटर इसका देन अकबर का बेस्ट पेंटर था बसावंत। तो अकबर से संबंधित मैंने मैक्सिमम बातें यहाँ पर समझा दी हैं, किस तरह से अकबर ने अपना रूल इंडिया पर किया और आगे करता चला गया 1605 तक। कहते हैं अकबर की डेथ एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री का मतलब अकबर की डेथ जो होती है वो डिहाइड्रेशन से हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी से, मतलब पेचिस से उसकी डेथ हो जाती है। एक आमतौर से दस्त कह सकते हैं। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन से इसकी डेथ हो जाती है। 1605 में डिहाइड्रेशन से इसकी डेथ हो जाती है अकबर की। और अकबर के बाद फिर इसका बेटा गद्दी पर बैठता है जहांगीर। अकबर ने कई सारी इमारतें बनवाई, मैंने इमारत भी डिस्कस की हैं कई। फतेहपुर सीकरी में ऐसे ही मैं ओरल स्पीच दे देता हूँ तो आपको याद रहेगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पंच महल, मरियम महल, जोधा महल, तुर्की सुल्ताना पैलेस, बुलंद दरवाज़ा, ये सब फतेहपुर सीकरी में बनवाया है। अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। आगरा में लाल किला भी बनवाया है। अकबर ने पंचमहल भी बनवाया है। और अकबर ने बहुत सारे बाग बगीचे और कई सारे इमारतों का भारत में निर्माण कराया है। ये चीज़ें आप लोग याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। चलिए गाइस, आगे हम बात करेंगे जहांगीर पर, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।